अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, 2027 के चुनावों को अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तकरीबन एक साल बाद अगले वर्ष जब हम लोग इस माह में होंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से छिड़ चुका होगा। बीजेपी की पूरी रणनीति हिंदुत्व की धार को बहुत आक्रामक करने की है, तो वहीं अपोजिशन पीडीए के दम पर बीजेपी से इस चुनाव में मुकाबिल होना चाहता है। राम मंदिर के ध्वजारोहण के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले वक्त के लिए अपना एजेंडा बहुत साफ कर दिया है। अब विपक्ष की क्या तैयारी है, और बहुत से लोग इसको 80-20 की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व की बात न हो और पीडीए की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बहुत स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सेंटर स्टेज का मुद्दा होगा। और इस ध्रुवीकरण में उनको कोई इस बात का कोई डाउट भी नहीं रहता कि उनको कौन से मुद्दे उठाने हैं। चाहे संभल का मुद्दा हो, बहराइच का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, घुसपैठियों का प्रकरण हो। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन दिनों आक्रामक होकर इन मुद्दों पर कार्रवाई कर रही है। यानी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो मॉडल पेश करेगी, वो मॉडल होगा हिंदुत्व का, वो मॉडल होगा उनके अपने द्वारा किए जा रहे जो भी उनके विकास कार्य हैं उनका, और एक सेट एजेंडा। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह से तैयार है उत्तर प्रदेश को लेके, क्योंकि अगला बड़ा मुकाबला बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल उनको जीतने के लिए लड़ना है और उत्तर प्रदेश उनको बचाने के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई यूँ तो हालांकि आसान नहीं है, और यहाँ कोई बिहार जैसा बिखरा हुआ विपक्ष भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने 2024 के चुनाव में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन इसके पहले 2022 और 2017 के चुनाव में विपक्ष इसी उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह भी गिरा है। लेकिन इस बार विपक्ष के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। लेकिन पीडीए का नारा 2024 के चुनाव में ज़बरदस्त चला। 73 वाली भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर समेट दिया और उनके सहयोगी दलों को 4 सीटों पर, यानी कुल 37, 73 के बाद 37, और ये बढ़कर हो गए अपोजिशन 43 सीटों पे। लेकिन उसके बाद से जो चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, या फिर आपके सामने अभी बिहार का उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, ज़बरदस्त कमबैक किया है। जो उसने लोकसभा के चुनाव के दौरान खोया, उससे कहीं ज़्यादा उसने इन चुनावों में अर्जित कर लिया, वो भी महज 1.5 साल के भीतर। तो अब अपोजिशन के पास बीजेपी के इस तरह के अभियान, आक्रामक हिंदुत्व की धार, उनका अपना विकास का जो एजेंडा है, इससे निपटने के लिए विपक्ष के पास क्या सिर्फ पीडीए है? राहुल गांधी के पास क्या सिर्फ संविधान की किताब है? बीजेपी से कैसे निपटेंगे ये? और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और उनके नीतियों का जो मनोबल इन दिनों बढ़ा हुआ है, वो आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में स्पष्ट रूप से दिखा। बहनों भाइयों, कोई इफ एंड बट नहीं, मैंडेट वाली सरकार लेकर आए, और इतना मैसिव मैंडेट होगा ये खुद एनडीए और बीजेपी को भी नहीं पता था। ख़ास तौर पर मैं महाराष्ट्र और यहाँ का तो जिक्र स्पष्ट रूप से करना चाहूँगा, बिहार का। तो कुछ तो बात है कि एक अंडर करेंट लोगों के बीच है। अब इसको अपोजिशन एसआईआर से भी जोड़ रहा है, नेम डिलीशन से भी जोड़ रहा है, कुछ वोटिंग के फर्जीवाड़े के भी मुद्दे उठा रहा है। लेकिन लार्जर पब्लिक में एनडीए के पक्ष में बिहार में तो खास तौर पर जिस प्रकार की लहर दिखी, और बिहार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, हरियाणा यूपी से लगा हुआ है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन इस इम्पैक्ट को पीडीए कितना रोक पाएगा, आज इस मसले को हम असेस करेंगे। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट। सोचो, बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है पीडीए के लोगों को। अरे हमें बताए होते, हम सूची दे देते आपको। पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो नकली हिंदू बन के घूम रहे हैं,
मंदिर बना रहे हैं जनता को ठगने के लिए। चुनाव आता है तो जनेऊ कान पे चढ़ाने लगते हैं। तो ये जो नकली हिंदू हैं, इनकी पहचान कराना भी तो जरूरी है। असली सनातनी गोलबंद रहें, ये तो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, पीडीए तो हम लोग ऊपर बस कह रहे हैं, जमीन पर कहीं कुछ पीडीए नहीं है। शिलान्यास हुआ, मोदी जी गए, योगी जी गए, आनंदीबेन पटेल जी गई, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं गए क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। फिर उद्घाटन हुआ, योगी जी गए, आनंदीबेन पटेल जी गई, मोदी जी गए, उनके साथ भागवत जी गए। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। कल ध्वजारोहण हुआ, फिर आपने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। इसका मतलब जो छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नस नस में भरी हुई है। तो आप क्या पीडीए की बात करेंगे? तो आज बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, गंगाराम अंबेडकर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमएसपी पार्टी के और एससी समाज के बहुत ही जाने माने नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और के गौतम जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, एससी समाज के बड़े नेता हैं और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। आप और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो भाई दुबे जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब ये संकल्प कर लिया है कि उनके पास हिंदुत्व का मुद्दा ही सेंटर स्टेज पर होगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें हिंदुत्व भी शामिल है और सभी समाहित हैं। लेकिन जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कभी कुछ देखा नहीं, जिन लोगों ने अपने कालखंड में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, जिनकी पूरी की पूरी आस्था एक विशेष वर्ग के लिए जाके सिमट गई थी, उनको आजकल देश में सब कुछ बुरा लग रहा है। किस किस तरह के कमेंट, जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस समय, जब शिलान्यास हुआ उस समय, हाल में संपन्न हुए दिव्य भव्य महाकुंभ के समय, और अब जबकि धर्म ध्वजा को लगाया गया उस समय भी लगातार विपक्ष सनातन का अपमान करने, उसको कलंकित करने, उस पर सवाल उठाने और झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम इन्होंने किया। ब्रजेश जी, आज मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मिल गई और मैं चाहता हूं कि विपक्ष इस पे ध्यान दे। उन्होंने लिखा है कि कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान भी इसका धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, सहारा अंत में सत्कर्म होगा, उजागर सिर्फ केवल धर्म होगा। तो ये लोग राजनीति में इस कदर गिर चुके हैं, घिर चुके हैं कि इनको हर चीज में गंदगी नजर आती है। ये मैं सुन रहा था संजय सिंह को, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यही कह रहे थे ना कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, शौचालय बनवा दो, पुस्तकालय बनवा दो, और बाद में इन्होंने ही रामलीला मैदान में राम मंदिर के प्रतीक को रख के रैली की, उसके लिए कार्यक्रम किया। ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो सबके हृदय पे जो है सूल की तरह चुभ रहा है। तो ब्रजेश जी, जब तक ये लोग इस देश के मनोभाव को नहीं समझेंगे, जब तक इस देश के जनता के मन को नहीं समझेंगे, तब तक ये इसी तरह जनता द्वारा ठुकराए जाएंगे और बार बार यही कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, सिस्टम। अच्छा, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक जिक्र किया कि ये लोग एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे थे। आपका इस विशेष वर्ग से क्या तात्पर्य है? जी ब्रजेश जी, वैसे मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं, आप भी समझ ही रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। आप ये बताइए, दिव्य भव्य कुंभ हुआ, उस पर सवाल उठाने का काम हुआ या नहीं हुआ? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस पर सवाल उठाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? एक बयान आया अभी कि राम मंदिर से क्या देश में विकास हो जाएगा? अरे इन लोगों को पता नहीं है कि देश की जीडीपी में आपने विशेष वर्ग वाली बात को की व्याख्या नहीं जो की। हिस्सा है वो धार्मिक पर्यटन का है। आपने विशेष वर्ग वाली व्याख्या नहीं की, आपने तो कुछ और मुद्दे को इधर उधर ले जा रहे हैं।
विशेष वर्ग का क्या मतलब था? ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब यही है कि जिनको विशेष रूप से, जिनके लिए ये कार्य किया करते थे इनकी सरकार, किन के लिए करते थे ये जिनको लोग? विशेष छूट थी, किन के लिए? जिनके लिए विशेष आयोजन किए जाते किन के लिए था? तो उसको सारे लोग जानते हैं। अरे कहने का हौसला जुटाओ दुबे जी। अब ब्रजेश जी, आप, मुझे लगता है कि आप, नहीं ब्रजेश जी, हौसला पूरा है मेरे पास, कह नहीं पा और रहे हो। हौसले के साथ ही आपके चैनल पे बैठे आप बोलिए किस मैं तो वर्ग के लिए स्पष्ट कर रूप से रहे कह थे रहा हूं। ये? नहीं बात तो बहुत स्पष्ट रूप से, किसके लिए? नहीं ब्रजेश जी, आप कह नहीं पा रहे। तुष्टीकरण ये लोग करते थे या नहीं करते थे, आप बता आप दीजिए। कह नहीं पा रहे किसके लिए करते नहीं, मैं थे? तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप बताओ नहीं, ना। मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा मैं हूं, नहीं आप समझ पा रहा रहे हूँ। बस। आप बताओ, मैं नहीं समझ पा तो रहा हूँ। आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं पता। जो आप इसीलिए समझ तो रहे हैं आप आपसे बता व्याख्या दीजिए, करा मैं रहा कह हूं। दूंगा कि हाँ, मैं वही जिस समझा रहा आदमी ने था। ये बात बोली विशेष वर्ग, आज वो ये तो मैं यही हौसला तो नहीं कह कर रहा पा हूं रहे हैं कि ब्रजेश इसकी जी, व्याख्या कि करें। पहले उनसे पूछिए। सर, मैं तो कह रहा हूं, आप कि बोलो उन ना। लोगों के कलेजे में सूल क्यों चुभ रहा है? विशेष वर्ग का क्या जी तात्पर्य है ब्रजेश जी, आपका? आवाज कुछ कट के आ रही है, जी, बताएं। सवाल पूछने पे ऐसे ही होता है सर। ब्रजेश जी, जी विशेष वर्ग का मतलब क्या है? नहीं ब्रजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब जिन विशेष वर्ग के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, किनके लिए करते जिनके थे? लिए नाम तो मुख्यमंत्री लो। आवास में आयोजन किए जाते थे। किनके लिए करते थे? अरे बता तो रहा हूं, जिनके लिए आज भी ये बयान दे रहे हैं, किनके लिए दे रहे हैं? आज भी इस तरह के कह बयान नहीं से पा रहे हैं। खास वर्ग हौसला को नहीं पुरस्कार हो रहा है। दिए जा रहे हैं। चाहते तो है कहना, पर दुबे जी मैं तो हौसला कह रहा नहीं हूं। जुटा पा रहे हैं। अरे बिल्कुल हौसला है ब्रजेश नहीं जी। है सर। मैं इतने तो पूछताछ के मैं बाद तो डंके आप की आशुतोष चोट पे वर्मा को कहता आज हूं। करारा जवाब देते, पर आप डंके दे की नहीं पा रहे चोट हो। पे कहता हूं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं तो सीधे काम। नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पे दे रहा हूं। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वर्मा, शुक्रिया आपका। एक तो क्या आप लोगों ने ये संकल्प कर लिया है कि अब बीजेपी का जो एजेंडा है उसके अगेंस्ट आप पीडीए के मुद्दे को ही आगे बढ़ाएंगे, सवाल नंबर एक। और दूसरा, तमाम तरीके से पूछने के बाद भी दुबे जी ये व्याख्या नहीं कर पाए कि विशेष वर्ग से क्या तात्पर्य था। आप क्या मानते हो, ये विशेष वर्ग क्या रहा होगा? धन्यवाद ब्रजेश जी। और भारतीय जनता पार्टी ने दिनकर साहब की बात की, तो मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। बिल्कुल सर, आज का भी सम्मेलन कर लेंगे चाहता सर। क्या है और पीडीए दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वह भी खुशी से खाएंगे, परिजन पे ऐसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बड़ी लाइन है, लेकिन आखिर की 2 लाइन जरूर बोलूंगा। जंजीर चढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये चेतावनी भी है कि जो इस पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के हक को मारेगा, उसके लिए हर बार इस तरीके की महाभारत होगी। और हम बात कर रहे हैं कि इतना क्यों घबरा रहे हैं कहने से। उन विशेष वर्गों से आपका क्या तात्पर्य है? हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। हम आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हिस्सा, अपना हक मांग रहे हैं। जो समाज में कई बार से, कई सालों से, हजारों सालों से लगातार हमको पीछे धकेला गया। हमको गांव में पानी नहीं पीने दिया गया, हमको देवड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। हम वो हक मांग रहे हैं। आपने इसमें कब मांग लिया कि हम किसी और का हक मांग रहे हैं? और जो आप हिंदुत्व की बात बोल रहे हैं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस किया था और उसके बाद एक उन्माद फैलाया था पूरे देश में। 25 साल लग गए उत्तर प्रदेश में वापस से बहुमत में आने। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में, 2017 में आए थे उत्तर प्रदेश में जी। उसके पहले 2014 में 73 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी मैसिव विक्ट्री लेके आई थी। उनके आते ही 2019 में वो सीट घट के 62 हो गई। 2017 में
जो सीट आई थी वो इनके दम पे नहीं आई थी। 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी विशाल जनमत लेके आई थी और हम सब ने उसको माना था। लेकिन आज के नेतृत्व के साथ में रहते हुए 2022 में वो घट के 255 सीट हो गई, मतलब 70 सीट घट गई। फिर भी और बहुमत से बहुत ज्यादा 2024 है। में इसी पीडीए ने फिर से 62 से घाट के इनको 36 मिले। नहीं, बहुमत से ज्यादा हम यही नहीं कह रहे हैं। हम पहाड़ को भी तोड़ेंगे, हम बड़ी बड़ी नदियों को रुख मोड़ेंगे, लेकिन शनै शनै वो समय भी आएगा और वो चीजें आएगी। महाराष्ट्र अहंकार की तो किसी हार, का नहीं बचा, फिर हरियाणा की हार इसी अहंकार की और बात फिर बोल रहे हैं। बिहार की हार, निश्चित तौर पर विपक्ष का मनोबल टूटा हुआ है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अभी नहीं, सुरेंद्र जी तैयार गलत हैं, बात है। आज इसको कवि सम्मेलन में तब्दील करेंगे हम लोग। बोलिए वर्मा जी। नहीं विजय जी, देखिए बिहार बिहार है और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इस बात को समझना होगा। बिहार में लड़ाई किस बात की थी? जो 2020 में था वही 2025 में है, कोई बहुत अंतर नहीं है। आज वोटों में बड़े अंतर हो गया, Thank लेकिन you, sir. सरकार वैसे ही है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नाइंसाफी हुई है, जिस प्रकार से पीडीए पे हुआ है, उसकी बात भाई करनी आनंद दुबे होगी जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं निश्चित आपको पर्याप्त समय दूंगा ताकि आप वर्मा जी को ठीक से जवाब दे पाएं। मैं आपके परम मित्र और आपके आदर्श प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं समझ सकता हूं कि लगातार 3-4 हार के बाद किसी का मनोबल कितना टूट सकता है। निश्चित तौर पर आप लोगों का मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा होगा, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी आपका मनोबल टूट चुका है? अभी तो आप कह रहे थे टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भाई मनोबल तो हमारा तब टूटता जब जनता हराती है हमको, जब हमको यंत्र मंत्र तंत्र हरा रहा है, जब हमको अडानी का पैसा हरा रहा है, जब हमको 10-10 हजार रुपए की जिस तरीके से क्या नाम दिए जा रहे हैं, जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीके से वो हरा रहे, तो हमारा मनोबल तो और मजबूत हो जाएगा ना कि अब इनको ये वाली बेईमानियां भी नहीं करने देनी है। जब इनको चुनाव की चोरी 22 जगह पर जो ब्राजीलियन मॉडल के वोट दिए जा रहे हैं, डालचंद नाम का उत्तर प्रदेश का सरपंच बिहार में वोट डाल रहा है, आपका राकेश सिन्हा नाम का राज्यसभा का एमपी बिहार में वोट डाल रहा है, तो इससे मनोबल थोड़ी टूटता है। ये तो शुद्ध बेईमानी, शुद्ध गुंडागर्दी और खुली गुंडई और आपके नोएडा के दोस्तों का साथ। आपके सारे जितने नोएडा के दोस्त हैं वो उनके साथी हैं इस क्राइम में, और इस क्राइम को जिस तरीके से आप लोगों ने आगे ले गए हैं, समय आपका भी हिसाब करेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके साथियों की बात कर रहा हूं। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, आप कुछ भी बोल ठीक है ना? सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, आप अपने समय में अपनी बात कहो। इसलिए हम लोग तो मनोबल तो हम उच्च मनोबल से चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मनोबल जो है शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आज चेहरा और उतरा हुआ है आपका। उनसे हमारी ताकत आज मिलती है। चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा हमारा है। चेहरा तो सर ऐसा ही है, क्या करें, उतरा हुआ है आज कुछ। बुढ़ापे की ओर है, आप जवानी की अरे ओर हैं, कैसी बुढ़ापे बात की कर ओर रहे हो है ना? आप अब आपको एक बात बता, अभी कह रहे थे पंडित जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, कहने लगे साहब राम मंदिर आपकी बपौती है क्या, या धर्म आपकी बपौती है? आप लोग तो धर्मद्रोही हो, आप लोग तो समाजद्रोही लोग हो। आपने तो धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करके बेईमानी करी है, सब जानते हैं। और आप लोगों ने तो धर्म के नाम पर दलितों को पेशाब पिलवाया है लखनऊ के बगल में। ये धर्म कहता है? बताइए ना, ये कौन सा धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है कि धर्म के नाम पर दलित को पेशाब चटवाया जाए? आज की डेट में धर्म के नाम पर 400 सीटें लाने की बात कर संविधान को चेंज करने की बात की जाए, कौन सा धर्म कहता है भाई? कौन सा धर्म कहता है अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, जिसको शंकराचार्य ने अभी कह रहे थे कि हम कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे आनंद दुबे साहब, शंकराचार्यों ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आप अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हमने वो बात अरे आप रखी थी, पूरा हो और गया, उसके चले जाओ। बाद सुन लीजिए सर, उसके बाद चले तो जाओ। शंकराचार्यों को भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने गालियां दी। और आज धर्म ध्वजा हो रही है, तो धर्म ध्वजा बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म ध्वजा हमेशा मंदिर में शंकराचार्य करते हैं। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी जी आपको एतराज है कि प्रधानमंत्री ने किया? अगर नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्य हो गए हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हां मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी थी, अयोध्या हार गए थे। आप लोगों ने शंकराचार्य को गाली दी थी, चारों शंकराचार्यों को गाली दी, अयोध्या हार गए थे। भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिक व्यापार जो करेगा, धर्म का राजनीतिक व्यापार जो करेगा, व्यवसाय जो करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी। सर उसके बाद आपको हरियाणा में हरा दिया सर, आपको महाराष्ट्र में हरा दिया सर, और बिहार में तो खैर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सर
आप अगर चाहते अब हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके की हार ये लोकतंत्र के लिए अगर शुभ है, जिसमें दुनिया भर की बेईमानियां हुई हैं, सारी बेईमानियां हमने 25 लाख वोटर ला करके दिखा दिए कि इन्होंने गलत हरियाणा में किए, हमने 42 लाख वोटर ला करके दिखा दिए आपने महाराष्ट्र में गलत किए हैं, हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से सारी बेईमानियां, बिहार की बेईमानियां भी आपको पकड़ करके दिखा दी है। 66 लोग तो डुप्लीकेट हमने वैसे दिखा चुनाव दिए। तो भारत में लड़ना है, मंगोलिया में तो लड़ना नहीं है, तो अब करोगे क्या? चुनाव अब तो तो सिचुएशन सामने हाँ, है। ब्रजेश अगर भाई- आपकी सब बात सही है ब्रजेश भाई, तो अब क्या करोगे? हाँ, मैं आप? बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और आपके चैनल पे कह सकता हूँ, बाकी चैनलों पे तो राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप मुझे राष्ट्रद्रोही नहीं कहेंगे। चुनाव तो शेख हसीना ने भी जीता था बांग्लादेश में सर, और इतनी प्रचंड जीत की थी ना, क्या मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसी प्रचंड जीत में जो उनका नायक था उस जीत का, वो बांग्लादेश का चुनाव आयुक्त था। इन दोनों लोगों का क्या हाल है, मैं भारत को बांग्लादेश से नहीं मिला रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि जीत जो है, जैसी महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, वैसी ही जीत बांग्लादेश में भी हुई थी। वैसी ही जीत सीरिया में बशर अल असद की भी 99.1% से हुई थी सर। आज कहां है बशर अल असद? आप हार जाएं तो बेईमानी नहीं, मैंने तो प्रमाण दिया है, अभी तक चुनाव आयोग उन प्रमाणों को झुठला नहीं पाया, प्रमाण के साथ। अच्छा, अगर सब बात आपकी सही है तो अब क्या करोगे फिर? लड़ेंगे या तो चुनाव ना लड़ो फिर? नहीं, क्यों नहीं लड़े चुनाव? मतलब इन बेईमानों को साथ में तो एक साथ करोगे रहने क्या दें। जब ऐसे ही मैंडेट मिल मैं रहा है आपको तो? फिर से बता दूं, हमारा आपके पास तो विकल्प सीमित होते जा हाँ, रहे हैं। नहीं, विकल्प तो जनता है सर। आपने गांधी को नहीं और अगर पढ़ा। आपका थोड़ा भी मनोबल ऊंचा होता तो कम से कम एक शेर तो सुना देते। अरे सर, तो आप शेर मैंने इसलिए नहीं कि आपने कवि सम्मेलन जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया कि आपके चैनल को हम कवि सम्मेलन बना देते। तो सुन लीजिए, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। पुराना हो गया ये। नहीं सर, कुछ लेकिन नया अभी लाओ ये सर। बहुत मौजू है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत मौजू है आज के उस पे कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। जैसे ब्रजेश भाई अभी हमको डरा रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं लंबा फिर हो रहा आएगा, है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा थैंक यू, देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं गंगाराम अंबेडकर जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। गंगाराम जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि इतना बड़ा भव्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ अयोध्या के भीतर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चल रही है, लेकिन अब राम मंदिर के इस भव्य ध्वजारोहण के बाद दलित समाज में किस प्रकार का चिंतन इस वक्त राजनीतिक तौर पर चल रहा है, आप उनके बीच रहते हैं, बताएं। देखिए ब्रजेश जी, एक कहावत है कि जिस सोच का राजा होता है वो सोच एवं संस्कृति ताज़ा होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक एजेंडे के आधार पर 1980 से लगातार काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को पढ़ा है तो बहुजन नायक मानव कांसीराम जी को पढ़ा है। बहुजन नायक मानव कांसीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही भागीदारी। उस भागीदारी के फार्मूले पर जब 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस नब्ज को समझा और उत्तर प्रदेश में एक बैकवर्ड क्लास के बेटे कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को मुख्यमंत्री, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले के आधार पर जहां अपने धार्मिक एजेंडे और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं पर चाहे वो बहुजन सियासत में बाबा साहेब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाने का हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास को सम्मान देने का हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का हो, तो उस तरह उन्होंने तमाम संस्कृति और आस्थाओं को भी सजोने संवारने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी को समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो केवल मानव कांसीराम जी को भारत की सियासत पर केवल श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाएं। बाकी नरेंद्र मोदी जी को समझकर, मानव कांसीराम जी को समझकर ही ये काट निकाल सकते हैं। बाकी क्योंकि चादर लंबी दिख रही है, ओढ़ने वाले कम हैं। मैं पीडीए के बारे में कहना चाहता हूँ कि पीडीए हो सकता है फार्मूला मानव कांसीराम जी का 1585 का हो, लेकिन जिस तरह ईमानदारी के साथ होना चाहिए उस तरह अभी नहीं हो रहा है। और ये 1585 क्या हुआ सर? ईवीएम पर दोष 80-20 तो हम लोगों ने बार- रिसेंटली सुना था बीजेपी वालों से, पर ये 85-15 क्या है? मानव कांसी, देखिए बहुजन समाज पार्टी का जब उदय हो रहा था तो मानव कांसीराम जी का एक नारा था कि 15 छोड़ 85 जोड़, बाकी सब है DS4। उस समय क्योंकि एक बड़े समाज को तैयार करने के लिए
जो जिनका नाम शोषण में ज़्यादा आ रहा था, उन जातियों को अपने उस मुकाम से अलग करके मानव कांसीराम जी ने उस वंचित, पीड़ित, सताई, पछाड़ी जातियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का प्रयास किया था। 85% में क्या वो आप ओबीसी, उनसे अलग ईबीसी, करके एक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और मुस्लिम इनको जोड़ते हो? आज जो पीडीए का फार्मूला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आज जो पीडीए का फार्मूला है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उस पीडीए के फार्मूले को मानव कांसीराम जी ने 1984 में जो है शुरुआत की थी। आपके हिसाब से कांसीराम जी को मोदी भी फॉलो कर रहे हैं? आपके हिसाब से कांसीराम जी को अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी फॉलो कर रहे हैं? तो फिर अंतर कहाँ है? देखिए, ईमानदारी के साथ अगर कोई फॉलो कर रहा है कांसीराम साहब को, तो नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने फॉलो ही नहीं किया, उसको अमल किया, जिससे भारत में अन्य तमाम राजनीतिक पार्टियां मोदी जी की सियासत को छू नहीं पा रही हैं। तो मोदी जी की सियासत को छूने के लिए सबसे पहले मोदी जी से लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों को मानव कांसीराम जी पर अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मानव कांसीराम जी को जिस दिन वो चिंतन कर लेंगे तो निश्चित तौर से बहुत शुक्रिया अम्बेडकर जी, हमारे साथ मोदी जी का जो चर्चा में सर बने रहिएगा। मैं इस तोड़ने के लिए बेताब नजर आते हैं, उनके लिए एक बढ़िया हथियार मिल सकता है। मैं के गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। गौतम जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो बताइए कि अब तो राम मंदिर पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी पूर्णता के साथ अब तैयार है और ध्वजारोहण भी हो गया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी अब अपने कोर इशूज़ पर लौट आई है? और क्या पीडीए के पास इतनी क्षमता है कि वो बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का मुकाबला कर सके? और दूसरा, राम मंदिर बन गया, शेड्यूल्ड कास्ट समाज के बीच क्या संदेश गया है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय ब्रजेश जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम हज हुआ है, हमारे महोदय जी आए, पीएम महोदय जी आए, इनका स्वागत करना चाहिए, मैं भी स्वागत करता हूँ। इनका ऐलान है सबका साथ सबका विकास, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इन्होंने 25 नवंबर 2025 को इन्होंने अच्छा काम किया, इनके पार्टी को कहना है। 26 नवंबर, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है जी। इस संविधान दिवस के अवसर पर सारे देशवासियों को मैं पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 26 नवंबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा द्वारा पास कराया गया, इसको पूरा लागू करना चाहिए। ये जो धर्म की चर्चा है, धर्म की चर्चा तो चारों शंकराचार्य को करना चाहिए, संत को करना चाहिए, गुरु को करना चाहिए और धर्मात्मा को करना चाहिए। लेकिन मेरे नहीं समझ आता है, धर्म की चर्चा हमारे पीएम करेंगे, हमारे सीएम करेंगे, हमारे राज्यपाल करेंगे और माननीय श्री भागवत जी करेंगे। धर्म की चर्चा धर्म के लोगों को करना चाहिए, राजनीतिक चर्चा राजनीति करना चाहिए। आईएएस अपना काम करे, पीएस अपना काम करे, न्यायपाल का अपना काम करे। ये मेरे नहीं समझ आता। धर्म की चर्चा सीएम, पीएम, राज्यपाल, राष्ट्रपति करता, ये मुझे नहीं समझ आता। और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि जब धर्म की चर्चा होती है, तुम्हारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी नहीं आए। अच्छा चलिए, अब जो दलित की बात करते, मैं कहना चाहूंगा कि अयोध्या के एमपी कौन है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एमपी कौन है? श्री अवधेश जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के सम्मानित सांसद हैं। इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इनको जो है, इन्होंने ऐलान किया कि मुझे ध्वजारोहण में नहीं बुलाया गया, क्योंकि क्यों नहीं बुलाया गया इनको बताना चाहिए, सीएम को बताना चाहिए, पीएम बताना चाहिए, माननीय राज्यपाल बताना चाहिए और धर्म गुरुओं को बताना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने बड़े बड़े हेडिंग के मीडिया में पढ़ा, राष्ट्रीय पेपर पढ़ा कि अवधेश जी ने कहा मुझे ध्वजारोहण में यहाँ नहीं बुलाया गया, तो यूपी में जहाँ पर पीएम आ रहे हैं और लोकल यहाँ पर सांसद हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इस चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों के ये राजनीतिक चर्चा है कि सांसद को नहीं बुलाया, या ये कम्युनिटी के भीतर चर्चा है? दलित समाज का अपमान किया गया। क्या दलित समाज के भीतर की ये चर्चा है या राजनीतिक चर्चा है? पिछले लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, तो 300 पार करने वालों को 240 पर टिका दिया। मैं आह्वान करना चाहूंगा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बीसी और सब समाज को कि जिन आदमी पूरे देश में जो 18-20% के लोगों का अपमान किया गया, वर्तमान सांसद को न बुलाकर अपमान किया गया, ये बड़ी दुख की बात है। और आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने हमारे चैनल बैठे हुए हमारे सम्मानित साथियों,
सबको दुख प्रकट करना चाहिए। इस भगवान के जो बात करते हैं, ठीक है, भगवान बात करना चाहिए, धर्म पर हमारा- आप एक बात हमारा मुझे बताओ समाज- कि बीजेपी का कुछ जी। मत है, जैसे हम लोग ओपन डिबेट करते हैं, उनका ये कहना है जी। कि हमने कामेश्वर चौपाल भी वहाँ थे जो जिन्होंने मंदिर की नींव रखी। इसके अलावा ये भी क्लेम किया गया, चूंकि 2 दिन से खबरें चल रही हैं, तो मंदिर कमेटी की तरफ से क्लेम किया गया कि हमने दलित समाज के बहुत ही जाने माने संतों को और प्रसिद्ध लोगों को, समाज सेवियों को वहाँ आमंत्रित किया था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसमें दलित आमंत्रित नहीं थे, काफ़ी संख्या में वो लोग भी थे। नहीं, हम नहीं, माने ब्रजेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब अयोध्या के स्वयं एमपी, वर्तमान एमपी जो देश की जनता ने जिता के भेजा, तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया भाई? मैं आपकी आपसे बात अनुरोध से करना एक चाहूंगा। बिंदु से सहमत हूं। अगर मुझे आयोजन का जिम्मा मिला होता या सुरेन जी को मिला होता तो निश्चित तौर पर अवधेश जी को बुलाया जाता। हाँ, और देखिए, अब हमारे पीएम जी मैंने भाषण सुना, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, और मुझे भारत पता में है कि आनंद बुलाने दुबे का को मिलता एक मौका तो ये भी बुलाते, ठीक है। और- आशुतोष और- वर्मा और को मिलता PM ये भी महोदय- बुलाते। PM महोदय बोल रहे हैं 10 वर्ष में मैंने 2035 Thank you, तक sir. पूरी तरह खत्म कर दूंगा। मतलब 10 साल के फिर मांग रहे हैं। पहले तो 50 दिन मांगा, अब 10 साल फिर मांग ले। इस धर्म के चर्चा में, धर्म रोहत की धन्यवाद, चर्चा सर। में, ईश्वर की कल्पना में, भगवान की पूजा में, बहुत और शुक्रिया भगवान आपका। की पूजा की आस्था में, हाँ, आस्था में ये 10 साल धन्यवाद, के फिर सर। मांग रहे हैं, वो 10 साल फिर जिता दो। ओके, अरे भाई 10 साल आपको फिर जिता दे। धन्यवाद। 80,000 का आपने कटोरा दे दिया उत्तर पूरा देश में। थैंक यू सर। 80 करोड़ को, दूसरे राउंड में 80 आपके करोड़ बाकी को आपने विचारों को कटोरा मैं दिया। सम्मिलित करूंगा। सर वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आज देख रहा हूं कि आज लगातार मीडिया में हो या सोशल मीडिया में ये बात लगातार आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के अपने एजेंडे को काफ़ी धार दे रही है, सेंटर स्टेज पे ला रही है, और वहीं अपोजिशन पीडीए के मुद्दे को उतनी ही तेज़ी से रेस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के चुनावी पैटर्न महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में क्या इस तरह का डिवीजन हो सकता है? ब्रजेश जी, एक बात जो सबसे पहले दिखती है वो है कि बीजेपी बिहार में जो जीत मिली है, प्रचंड जीत, उसको लेकर यूपी में कोई गफलत पालने वाली नहीं है। बिहार का जीत अप्रत्याशित है, वो जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ अलग है और वो यहाँ पर सीरियसली काम करेंगे, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ये जो 80 और 20 की बात आई है, वो इसीलिए लगता है कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा होगा वो हिंदुत्व होगा। और लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो 2014 से लेकर 2024 के बीच के 3 चुनाव जो हुए, 2014, 2019, 2024, ये बीजेपी की सीटें घटी हैं उत्तर प्रदेश में। इसको बिहार से आप तुलना नहीं कर सकते। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें घटी। तो बीजेपी इस डाउनफॉल को रोकने के लिए तमाम उपक्रम कर रही है और उसी में ये भी एक काम है कि हिंदू एकजुट हो जाए। हिंदुत्व का एक अलग उन्होंने नारा दे रखा है जी। कांसीराम 85-15 का नारा देते थे, लेकिन उसमें मुसलमान भी शामिल था। बीजेपी के 80 और 20 के नारे में मुसलमान शामिल नहीं है। बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, लेकिन मंत्री बनाती है, मंत्री और एमएलसी बनाती है बैकडोर से। और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो इन लोगों ने कहा कि गांव-गांव में मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन शुरू करेंगे जिले जिले में। हिंदू का वोट ले लिया, फिर मुसलमान का भी कुछ वोट इनको चाहिए था, लेकिन उसमें ही काम गड़बड़ा गया और वहीं से वोट घटना शुरू हो गया। तो अब तो मुस्लिम भाईचारा वाला सम्मेलन बंद है। लेकिन भाजपा इस बात को बाखूबी जानती है कि 2014 में जब मोदी की लहर आई, उफान आया, तो 75 लोकसभा सीटें वो जीते और उसमें हिंदू ने वोट किया। वहां पर सवर्ण, एससी, ओबीसी ने वोट नहीं किया था, वहां मोदी के नाम पर हिंदू ने वोट किया था। लेकिन उसके बाद उनके इस वोट बैंक में क्षरण शुरू हो गया और फिर वहां पर हिंदू वोटर नहीं रह गया, उनका अलग अलग जातियों में बट गया और 2024 आते आते दलित काफी बड़ी संख्या में, ओबीसी उनसे खिसक गया जी। बीजेपी के सामने पीडीए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है
और इस चुनौती की काट वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं और इसका असर वो लोकसभा के 2024 में देख चुके हैं। तो यूपी में जो जातिगत मुद्दा है वो कभी अलग होता नहीं है, उसी आधार पर सारी पार्टियां टिकट देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास इतने सारे संगठन हैं, वो अलग अलग दिशा से अलग अलग काम करते हैं। वैसे दलित बहुत सारे चिंतक यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कांसीराम 85-15 के साथ साथ ये भी कहते थे कि कभी भी बहुमत की सरकार नहीं आनी चाहिए। जब बहुमत की सरकार आएगी तो कार्यकर्ता की उपेक्षा होगी, विधायक की सुनी नहीं जाएगी, इसलिए हमेशा लंगड़ी सरकार रहनी चाहिए जिसमें कार्यकर्ताओं की पूछ हो और विधायकों का सम्मान हो। ये कांसीराम का ही नारा था। ब्रजेश जी, ये वाला चैप्टर शायद गंगाराम जी नहीं पढ़े। गंगाराम तो ये वाला चैप्टर उनसे मिस हो गया। ओएसडी रहे मायावती की बहुमत की सरकार में। ब्रजेश जी, तो हमने ये बताया था कि हम चूंकि देश में मजबूर बड़े सरकार, पद पर थे। हम मजबूर सरकार ने देश में मजबूर सरकार चाहते हैं। एक सेकंड, वीरेन जी की बारी है। एक सेकंड, हम गंगाराम जी रुक जाएं, वीरेन जी कंप्लीट कर लें। पूरी सरकार पे उनका कंट्रोल था, मजबूत आदमी थे, तो वो उनके लिए वो सब बात लागू नहीं होती है। लेकिन देखिए, बीजेपी इस बात को जान चुकी है कि दलित वोटों को वापस लाना इतना आसान नहीं है। मायावती सक्रिय है, लेकिन वो कितना इफेक्ट डाल पाएंगी। चंद्रशेखर आजाद भी उधर सक्रिय हैं, लेकिन पीडीए ने जो 24 में प्रदर्शन किया है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वो इसीलिए हिंदुत्व में सबको जोड़ती है, ओबीसी और दलित को अपने साथ लेकर चलना चाह रही है। वैसे ब्रजेश जी देखिए, बीजेपी के पास बहुत सारे थर्मामीटर हैं। वो किसी को पैरासीटामॉल देती है, किसी को इंजेक्शन लगाती है, किसी के चिकोटी काटती है, किसी का टेम्परेचर नापती है। ये तो बीजेपी ये बताओ वालों कि के पास हर हथकंडा है। सुरेंद्र राजपूत जी को क्या इंजेक्शन दिया है, दवाई दी है? ये तो लेट गए हैं। सुरेंद्र राजपूत को ग्लूकोज की बोतल देनी पड़ेगी और वो भी पूरी 1 लीटर वाली, और 2 दिन तक चढ़ाना पड़ेगा। और बच्चों के तब डॉक्टर इनकी वर्मा जी को क्या दिया है? जी बच्चों के डॉक्टर वर्मा जी को क्या दिया है? नहीं, वर्मा जी तो पीडीए का इनका मामला तेज चल ही रहा है। इनकी पार्टी ने तो अच्छा प्रदर्शन कर लिया। डबल ग्लूकोज लगा। नहीं, इनका गठबंधन है, आपस में बच्चों वाली दवा डोज बढ़ा देंगे, बड़े पे लागू हो जाएगी, उसमें क्या है भाई, 1 गोली जगह 2 गोली खिला देंगे। फिलहाल भारत के सियासत में परमानेंट देखिए, सरकारें चुनाव कोई जीत नहीं पाता, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जिसमें बीजेपी की एक प्रयोगशाला वो बन सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो डाउनफॉल कर गई और इस वजह से उनकी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है और यहाँ पर जो हथकंडा चलेगा वो चलाएंगे। लेकिन मुसलमान वोट खाली कांग्रेस और विपक्ष या सपा की ही जरूरत नहीं है, बीजेपी भी मुसलमान वोट की दरकार रखती है और इसीलिए उसने एक मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश में, एमएलसी हैं उनके। जी वीरेन जी, और कंक्लूड करें। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो समाज में किसका कितना योगदान है इस बात को नहीं भुलाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम का अस्तित्व इस देश से खत्म नहीं हो सकता, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जरूर है कि इस समय बीजेपी कई बार, भाई उनके यहाँ इंद्रेश जी भी एक चलाते हैं, मुस्लिम मंच चलाते हैं, वो भी मुसलमानों को जोड़ते हैं, तो बहुत सारे काम आगे पीछे से होती रहती है। लेकिन मुसलमान को एकदम तिरस्कार नहीं किया जा सकता, ना उसको अलग किया जा सकता है, ना उसको भगाया जा सकता है। और उनके देश की आज़ादी में, निर्माण में उनके योगदान को भी आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। वोट देना न देना ये अलग बात है, लेना न लेना अलग बात है। तो सुनिएगा कि मेराज फैजाबादी का एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में
ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। इस डिबेट में चौथा शेर और कविता आई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की यूपी में राजनीति करना चाहते हैं। ने ब्रजेश जी, जो लोग तुष्टीकरण करते रहे, जो लोग समीकरण की राजनीति करते रहे, ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे, अब वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। आशुतोष वर्मा जी ने दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उसमें हरि का नाम भी लिया और दुर्योधन का नाम भी लिया। तो हरि के मंदिर का विरोध कौन लोग कर रहे थे और इस पूरे एपिसोड में दुर्योधन कौन लोग थे, ये उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया। उन्होंने पीडीए की बात करी। पीडीए की स्थिति ये रही कि एक पार्टी जो पिछड़ों के नाम पर खड़ी की गई, एक जाति तक सिमट गई, फिर परिवार पर चली आई और परिवार से अब माइक्रो परिवारवाद पर आ गई। उस पार्टी का नाम, उस पार्टी का नारा जो पीडीए है, असल में है पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये दलितों की बात कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि इनके पार्टी के एक बड़े नेता आजम खान साहब ने बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहा? उस मंच पर अखिलेश यादव जी मौजूद रहे। आजम खान साहब, क्या यह सच नहीं है कि दलित महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों को और जिलों के नाम को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल दिया? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। क्या यह सच नहीं है कि सर्वाधिक दलितों पर उत्पीड़न इनकी सरकार में हुआ? क्या यह सच नहीं है कि 2 लाख दलित भाइयों को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मायावती जी ने देकर प्रमोट किया था, उनको डिमोट करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया? ये तो उदाहरण भरे पड़े हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, अयोध्या की बात की इन्होंने कि अयोध्या हम हार गए। अरे साहब, हम अयोध्या हारे तो उसी अयोध्या की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन आप जब अयोध्या जीतते हैं तो याद रखना चाहिए कि वह चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है, और जिस चुनाव में हम जीतते हैं वो भी भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है, वो कोई पाकिस्तान फिलिस्तीन से आके नहीं कराता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जनता इस आरोप को बहुत भली बात एक आरोप है और आपके ऊपर उसका आपको जवाब देना चाहिए कि आपने कार्यक्रम में अयोध्या के सांसद अवधेश पासी जी को क्यों नहीं बुलाया? सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अभी एक बात इन्होंने कही, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी से कम इस तरह की उम्मीद नहीं है। मतलब मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब ये इस तरह की बात करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि मतलब इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश की बात करी। मतलब बताइए किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? किन किन देशों से आप भारत की तुलना कर रहे हैं? भारत के लोकतंत्र की आप कैसे कैसे देशों से तुलना कर रहे हैं? मतलब यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो है ना कि फिसले जो इस ढलान से तो गिरते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। तो आपकी हार, लगातार हार की वजह से और ऐसे पार्टी की वजह से सुरेंद्र राजपूत जैसे व्यक्ति भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ओके, तो अब आप बताइए कि आपने अयोध्या के सांसद अवधेश पासी को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? नहीं, देखिए, वह तो अयोध्या का नरेश घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अयोध्या का नरेश हूं। अखिलेश जी ने कहा अयोध्या के नरेश है। तो अयोध्या के नरेश को कहीं आने जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है क्या? अच्छा, बाकियों को निमंत्रण की आवश्यकता थी क्या? दिया तो सर दिया तो था निमंत्रण। सोनिया जी को, राहुल जी को, अखिलेश जी को, सबको दिया था निमंत्रण। माननीय दुबे जी, कोई नहीं आया। माननीय सांसद, वर्तमान सांसद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं बुलाया, बता दीजिए। क्यों नहीं आया? थैंक यू सर, धन्यवाद, वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोग खुद को अयोध्या का नरेश बताए घूम रहे थे,
उन्हें तो आना चाहिए था। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा। भगवान राम ने अयोध्या ओके, आशुतोष जी, अब आप बताओ सर। कह रहे हैं जब बुलाए थे तब तो आए नहीं, अब आपको बार बार इनविटेशन चाहिए। ब्रजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मैं अभी गंगाराम जी को भी सुन रहा था, दोनों लोगों में एक चीज़ कहने कि वो कांशी राम जी को और सबका साथ सबका विकास को नरेंद्र मोदी जी से इक्वेट कर रहे थे। मुझे दुख है कि शायद कांशी राम जी को भी उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा और नरेंद्र मोदी जी को तो देख भी नहीं पा रहे हैं। कभी जाके एक बार पूछिएगा कि 25 जनवरी 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कितने पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक वहां पे पहुंचे थे। उस रामलला जो ट्रस्ट बनाया था उसमें कितने पिछड़े पहली ईंट ही कामेश्वर चौपाल ने रखी है जो दलित समाज के थे। एक मिनट रुक जाए, मेरी मैं किसी विजय जी मैं किसी के बीच हाँ में नहीं, ठीक है आशुतोष जी, आप बोलो, आप बोलिए, कंटिन्यू। देश में जब सरकारें बनती हैं तो 4 बड़े कैबिनेट मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स। कितने पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक इन्होंने 2014 में, 2019 में, 2024 में दे दिए इन चारों मंत्रालयों में से किसको, ये बता दें। अवधेश पासी जी तो वहां के सांसद हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू जी को भुलाना इसलिए भूल गए थे कि वो दलित जाति से आती थी, या वो भी उनके लिए परेशानी थी, या भूल गए थे एकदम से। उत्तर प्रदेश में कितने वाइस चांसलर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, कितनी बार डीजीपी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बनाए भारतीय जनता पार्टी ने जी, कितने चीफ सेक्रेटरी आपके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं। ये बातें बोलना बहुत आसान है, सबका साथ इन्हें सबका चाहिए विकास कि आगे बोलना से आपसे आसान है, लिस्ट ले लिया करें। लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे तो आपको स्थितियां पता चलेंगी। ऑलराइट, थैंक यू सर। कुछ पर्सनल सवाल। दूसरी बात आपने पूछी थी बिहार, मैं बिहार को भी ले सर मेरे पास टाइम नहीं है, आज रुक जाओ सर, किसी और दिन बिहार पे बात कर में लें। हिंदुत्व कभी मुद्दा नहीं रहा है। 20 बस सेकंड, 20 सर ओके, सुरेंद्र जी गो अहेड प्लीज। चलिए, बिहार कभी आनंद जी हिंदुत्व प्लीज का वेट, मुद्दा नहीं रहा है। आप सुरेंद्र जी को मैं मौका दूंगा। कुछ पर्सनल कमेंट किए आनंद दुबे जी ने। नहीं, आनंद जी सर ये बात कर रहे हैं 12 से 12 में, सुनिए सर, रुक जाइए जब सर, रुक अखिलेश जाइए। यादव जी की सरकार बनी 7 कैबिनेट मिनिस्टर एक जाति के थे, 7 कैबिनेट मिनिस्टर एक जाति के, अपने परिवार के 5 सांसद बनाए। ये बात कर रहे हैं जब से पार्टी की स्थापना हुई। ओके, एक सेकंड रुक जाए आप। सुरेंद्र जी गो अहेड प्लीज। हाँ, अपने आप दोनों लोग शांत हो जाए, सिर्फ सुरेंद्र जी बोलेंगे। सुरेंद्र जी गो अहेड, सुरेंद्र जी बोलिए, दोनों लोग शांत हो जाए। ओके, सुरेंद्र जी बोलेंगे। नो, दोनों लोग शांत, शांत, 7 कैबिनेट मिनिस्टर। सर धन्यवाद। ओके बोलिए। उन्होंने थैंक यू सर। उन्होंने आनंद दुबे जी उन्होंने 7 बनाए, तो इसका मतलब उन्होंने गलती की तो आपको क्या डकैती करने का लाइसेंस मिल गया, या आपको इस चीज का लाइसेंस मिल गया, या आपने पहले प्राण प्रतिष्ठा में। 1 मिनट, अब दुबे साहब, अब देखिए सुचिता रखिए, आप बोले। पहली चीज मान लीजिए कि किसी आदमी ने 7 एक जाति के बनाए, तो आपको क्या लाइसेंस मिल गया कि अब आप दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे? ये आपको लाइसेंस किसने दे दिया? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब प्राण प्रतिष्ठा में हमने बुलाया था, नहीं आए, तो इसका मतलब क्या आप लोगों को यह लाइसेंस मिल गया कि लोकतंत्र का चीरहरण आप करें, लोकतंत्र को आप बेईमानी की पराकाष्ठा पर पहुंचाते और लोकतंत्र को अभिमान तंत्र में बदल दें, कि वहां का जो लोकल सांसद है जिसका प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री को रिसीव करने का भी प्रोटोकॉल उसका है और प्रधानमंत्री के साथ रहने का भी प्रोटोकॉल उसका है, क्योंकि वो संसदीय क्षेत्र उसका है। उस संसदीय क्षेत्र में मात्र आपने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित जाति से था? या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पहले नहीं आए थे, हम इतने अभिमानी, हम राजशाही वाले लोग हैं, हम इतने बड़े राजा हैं, अब आपको नहीं बुलाएंगे, जाइए जो करना हो कर लीजिए? क्या लोकतंत्र को आप इस तरीके से बहुमत से कुचलेंगे, लाठी तंत्र करेंगे आप लोग? ये तो उचित नहीं है। मान लीजिए हम नहीं आए, लेकिन आप क्या उसके बाद भी क्या अवधेश पासी जी को नहीं बुलाएंगे? आप 5 बार बुलाया, नहीं आए तो 6वीं बार नहीं बुलाया। यही बात है। आप 1 मिनट, अगर आप आपकी बात से मैं कह रहा हूं सर निकाल तो के। आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या इनको ये लाइसेंस मिल गया कि 7 लोग एक आदमी ने रखे थे, तो अब हम मिनिस्ट्री में इनको नहीं रखेंगे, हम दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को हम पेशाब पिलवाएंगे, हम नहीं पिलवाएंगे पानी? आपको क्या इस बात का लाइसेंस मिल गया? अनुसूचित जाति को छोड़िए, आप अनुसूचित जनजाति को बिहार में, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में आपने एक काम किया, आप उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं
एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है दलितों के क्या नाम दलितों के Thank you, एट्रोसिटीज पर नंबर 1 हैं आप। आपको एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है महिलाओं के प्रति एट्रोसिटीज पर आप नंबर 1 हैं, आप अपहरण में नंबर 1 हैं। आप उत्तर प्रदेश में मूल समस्याओं पर बात नहीं करना चाहते। आप हिंदू मुसलमान, आप मंदिर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना चाहते हैं। आप जो है थैंक यू सर, रोजगार धन्यवाद की सर, बात थोड़ा नहीं समय का करेंगे, अभाव है सर, नौकरी धन्यवाद। की बात नहीं करेंगे। थैंक यू गंगाराम जी। जितनी नौकरियां पिछली गंगाराम 5 अम्बेडकर सेकंड जी। सर, जितनी नौकरियां ओके, पिछले थैंक यू पिछली सर। सरकार ने दी है सबको आपने धन्यवाद। कोर्ट में लटका ओके, दिया, गंगाराम नई जी। नौकरी एक नहीं दी। और ये गंगाराम जी क्या बात करेंगे? गंगाराम जी तो मायावती जी के भी गुरु हो गए। गंगाराम जी तो सीधे सीधे जो है नरेंद्र मोदी जी की आप सर उनको तारीफ बोलने में दें। पीछे पड़े हुए। ओके, आपने जो तारीफें की उसकी मैंने सुरेंद्र जी आलोचना है, सुरेंद्र जी, बोलिए। सुरेंद्र जी मैं जो कह रहा हूँ उसको जरा कोट करने का प्रयास करें। सर मैं कोई जो कह रहा वैज्ञानिक हूँ, नहीं हूँ, बोलने डिकोड दे, करने बोलने की दे, बात बोलने नहीं दे, बोलने दे है, सर। लेकिन जो आपने केवल कहा अभिमान उससे में दलित ही- समाज अभिमान में ही आपका बिजी रहेंगे। मूल्यांकन करेगा। सर बोलने दें, हाँ बोलिए आप सर। नहीं मैं जो कह रहा हूँ उसका मूल्यांकन आप करें। नहीं मैं नहीं उसका करूंगा, जो मैं दलित कह रहा हूँ, समाज भारतीय करेगा। सर, थोड़ा सियासत सा, का हाँ, मूल्यांकन संयम आप रखिए। करें। मैं किसी को समर्थन नहीं करना। आप बोलिए, बोलिए, कंटिन्यू। जो मैं कह रहा हूँ उसका मूल्यांकन आप करें, क्योंकि अभिमान जो होता है बहुत खराब होता है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी हो, क्या आपको नहीं मालूम है कि तेजस्वी यादव से सब गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव को पूरा अभिमान था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ तो बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। और यही अभिमान जो है आकर के हर जगह नुकसान पहुंचाता है। जो झूठ भाजपा मैं- फैलाती है मैं वही ये कह झूठ रहा हूं आप कि फैला मनोज रहे हैं कांसी गंगाराम राम जी। को कोट कर रहा हूं मैं। आप अगर आपके पास मैं प्रमाण हो मनोज तो प्रमाण कांसी राम जी दीजिए, को कोट और कर नहीं रहा तो हूं। इसके लिए माफी सुरेंद्र मांगनी जी, चाहिए आप उस आप। पर अब एक सेकंड उस उनको पर कंप्लीट मंथन कर लें। करें। हाँ, आप बोलिए, कंटिन्यू। नहीं मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं प्रमाण मनोज दीजिए आप। कांसी राम जी को कोट कर रहा हूं। आप मनोज कांसी राम जी का अध्ययन करें। और जिस तरह नरेंद्र मैं मोदी चाहता जी हूं अपना कांसी बृहद राम जी हृदय वाली करके, पुस्तक आप सुरेंद्र तो जी ये को भेंट हृदय करिए। आपको भी बड़ा करना पड़ेगा। जी, इनको नहीं, भेंट नहीं, करिए सुरेंद्र जी पुस्तक। से कह रहा हूं कि इसी तरह का हृदय आपको भी बड़ा करना पड़ेगा हाँ। कि देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर वो आदिवासी और दलित को बैठा सकते हैं। सीजीआई दलित को बैठा गंगाराम सकते जी हैं। कब नहीं रिजर्व बैंक बैठाया? ऑफ इंडिया का के.आर. गवर्नर दलित नारायणन को कौन बैठा थे? सकते हैं। और क्या ये बात करते हैं? पढ़ लिख करके आए नहीं? तो के.आर. ये नारायणन हृदय कौन थे? आपको भी बड़ा करना कौन पड़ेगा। थे के.आर. नारायणन? और अरे के.आर. नारायणन अरे, कौन मैं थे? राष्ट्रपति नहीं थे, क्या थे? जगजीवन राम- बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, कौन थे? जगजीवन राम दलित नहीं थे तो क्या थे? आप क्या बात करते वही हैं? कहता हूँ। आप खाम खाए अरे, मैं समय जगजीवन नरेंद्र राम जी मोदी को जी भी की जान- चाटुकारिता में पड़े हुए। जगजीवन राम और जी को भी नरेंद्र जानता मोदी की हूं, लेकिन- चाटुकारिता सर रुक जाए, में नहीं पड़े साहब, हुए इस- आदमी कांग्रेस का सर रुक पुराना जाए, समाज का आप हिस्सा धन्यवाद नहीं सर, हो थैंक सकता। यू, आप कांग्रेस का पुराना इतिहास दोहरा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जगजीवन थैंक राम यू जी सर। के जमाने का ओके। इतिहास दोहरा दीजिए। हाँ भाई गौतम जी, पुराना आप इतिहास बताइए सर। दोहराइए तो उनको न लेकिन बुलाने के हिस्सेदारी के पीछे नाम पर अयोध्या के सिर्फ सांसद आपके को एक साथ वैलिड हो रही रीजन है। था कि उनका कहना था कि हम 6 बार बुलाए नहीं आए, तो भाई इस बार नहीं दिया। गौतम जी, धन्यवाद। गंगाराम जी, हाँ, शुक्रिया। आप गौतम जी आप बोलेंगे। मुझसे जब पूछ रहे हैं जी, नहीं देखिए, सबका साथ सबका विकास की धारा बताई, अच्छी बात है, लेकिन इनको बुलाना चाहिए, ना बुलाकर इन्होंने अपमान किया। मेरा अपना मानना, आपके मानना, पूरे देश के लोगों को मानना है, इनको बुलाना चाहिए था, बड़ा देर करना चाहिए। अभिमान वो खराब चीज है। अभिमान किया तो कहा मैं 400 पार कर जाऊंगा, 400 पार। अभिमान जैसे किया इन्होंने 240 पर आ गए। अभिमान करना चाहिए, किसी भी करना चाहिए अभिमान, कहीं का नुकसान होगा। इनको घमंड नहीं करना चाहिए। अब घमंड ना करके एक सांसद को, वर्तमान सांसद को ना बुलाकर, चुने हुए सांसद को ना बुलाकर ये बड़ा अपमान किया। इनका अपमान हुआ, पूरा देश के दलित समाज का अपमान हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये अपील है आपके माध्यम से भी कि इनको बनाना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए था। क्यों नहीं बुलाया? ये थैंक यू सर। शब्द प्रवक्ता है जी। धन्यवाद सर। मैं आप सभी अतिथियों को बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने इस परिचर्चा में अपना अपना पक्ष आज प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण और ज्वलंत खबरें दिखाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।